हम लोग व्याकरण से संबंधित प्रश्न को पुनः समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास और संधि को खास तौर पर अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले उपसर्ग को देखेंगे। यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं। अब उपसर्ग कहते किसे हैं? तो कोई भी शब्द होता है और जैसे कि कर्म है, और यहाँ पे किसी कर्म के आगे यदि कोई शब्द को हम लोग जोड़ते हैं या शब्द के अंश को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि प्रश्न आएगा कि सुकर्म में सु क्या है? तो सुकर्म में सु जो है ये उपसर्ग है। इसके अलावा यहाँ पे दे देगा कि सु से शुभ सर्ग से एक कोई शब्द बना है तो यहाँ सुकर्म हो जाएगा। और सुभाष, सुभाष भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे यह भी प्रश्न रह सकता है कि सु उपसर्ग से एक शब्द बना है तो सुभाष दे सकते हैं, सुकर्म दे सकते हैं, और भी कई सारे शब्द बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न जो रहता है खासतौर पे कि सुभाष में कौन उपसर्ग है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो शुरू में लगा होता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। या तो इस तरीके से सुभाष में सु उपसर्ग है, सुकर्म में भी सु उपसर्ग है। और भी कई सारे शब्द रह सकते हैं, जैसे उपकार है, उपकार में कहेगा उपसर्ग बताने के लिए तो उप हो जाएगा। अपकार में कहा जाए तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पे अप जो है वो उपसर्ग होगा। याद रखना है किसी शब्द के पहले जो शब्दांश या शब्दांश जुड़ा होता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुकर्म में यहाँ सु, सुभाष में सु, अपकार में अप, उपकार में उप है। इसके अलावा जो प्रश्न प्रत्यय से रहता है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द किसी अंत में जुड़ा हो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्राचीनता, यहाँ प्राचीनता है तो लास्ट में ता जुड़ा हुआ, प्राचीन जो ता है, यहाँ पे ता जो होगा वो प्रत्यय है। इसके अलावा हम लोग दे सकते हैं पहनावट, पहनावट में लास्ट में आवट है। इस तरीके से पहनावट जो पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो पहनावट में आवट प्रत्यय है। इस तरीके से हमको याद रखना है उपसर्ग से संबंधित प्रश्न भी और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी। इसके अलावा आगे हम लोग मुख्य रूप से कारक से कई सारे प्रश्न आते हैं। याद रखना कारक, सबसे पहले कारक की जो परिभाषा होता है, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या सीधा संबंध हो। क्रिया के साथ जिस शब्द का या जिसका सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। यहाँ से प्रश्न उतना ज्यादा नहीं, लेकिन इसके भेद से कई सारे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है इसके भेद कितने होते हैं। तो याद रखना है कि कारक के जो भेद होते हैं उसकी संख्या 8 है। कारक के भेद 8 होते हैं। अब कौन कौन से भेद हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो है वो कर्ता कारक है। अब कर्ता कारक कहते किसे हैं? तो क्रिया यानी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है में पूछा जाए कौन सा कारक है, यहाँ पे देखेंगे राम जो है इस वाक्य में काम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता कारक है। यहाँ पे आ सकता है वह पढ़ता है, हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे वह जो होता है वो हो जाता है कर्ता कारक, हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग हो जाएगा कर्ता कारक। इस तरीके से याद रखना है कर्ता कारक के बारे में कि वाक्य में जो काम करता है उसे ही हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा जो होता है कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में काम करने वाले यानी जो काम किया जाता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या मैं व्याकरण पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ देखेंगे पढ़ने का जो असर है वो पुस्तक पर पड़ रहा है। या कह सकते हैं कि वाक्य में काम करने का फल जिसमें पड़ता है उसे हम लोग
क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पे पुस्तक जो होगा ये कर्म कारक होगा। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो ये जाने का जो प्रभाव है वह विद्यालय पे पड़ रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है। इस तरीके से याद रखना, विद्यालय यहाँ पे कर्म कारक होगा। उससे कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। यहाँ पे देखेंगे कि को चिन्ह तो है नहीं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, या वह विद्यालय को जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे चिन्ह छुपा होता है। तो इस तरीके से याद रखना है, काम करने का फल जिसपे पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो पुस्तक और विद्यालय यहाँ पे कर्म कारक होगा। तीसरा जो इसका भेद होता है वो करण कारक होता है। तो यह करण कारक में याद रखना है कि ये लगाव से संबंधित होता है। किसी काम करने में यदि मदद किया जा रहा है तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। उसे इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है। याद रखना है कि करण कारक का जो चिन्ह है वो से है और लगाव से संबंधित है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। इसमें कौन कारक है, तो याद रखना है ये जो कलम से है और ये से चिन्ह है करण कारक का, साथ ही ये लिखने में कलम हमें मदद करता है। तो यहाँ पे कलम जो है क्या है, करण कारक है। यानी वाक्य में जो क्रिया करने में, कोई काम करने में सहायता करे उसे करण कारक कहा जाता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान, इसमें देखते हैं कि प्रदान छुपा हुआ है, अर्थात संप्रदान का अर्थ कैसे, इसका चिन्ह याद सबसे पहले रखना है। चिन्ह जो होता है को और के लिए दोनों चिन्ह होता है, लेकिन इसकी परिभाषा के आधार पर याद रखना है कि वाक्य में यदि किसी को कुछ प्रदान किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो उसका जो चिन्ह होता है या उसको हम लोग जो समझते हैं उसे संप्रदान कारक समझते हैं। जैसे देख सकते हैं, ब्राह्मण को दान दो, यहाँ पे देने के संबंध में है, दान दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ये चिन्ह होगा को या ब्राह्मण को कह सकते हैं ये संप्रदान कारक है। या और एग्जाम्पल देख सकते हैं, गाय को घास दो, गाय को घास दो, यानी यहाँ भी गाय को जो हो जाएगा ये संप्रदान कारक है, क्योंकि गाय को यहाँ पे घास दिया जा रहा है। इस तरीके से याद रखना है कि वाक्य में किसी चीज यानी किसी को कुछ दिया जा रहा हो तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। इसके अलावा पांचवा जो है जो कारक है वो अपदान कारक है। अपदान कारक का जो चिन्ह होता है वो भी से होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेव है से है वो अलगाव से संबंधित है। यहाँ पे से था लगाव, जो कि किसी को काम करने में मदद करता है तो उसे वो करण कारक कहते हैं। और यदि कोई वस्तु किसी से अलग हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं अपदान कारक। जैसे वह घर से आता है, यहाँ पे देखेंगे वह घर से अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग होने के संबंध में यदि से चिन्ह है तो उसे हम लोग कहते हैं कि अपदान कारक। या पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन कारक है, तो यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इस तरीके से कहेंगे कि पेड़ से यहाँ पे अपदान कारक है। यहाँ पे इस दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा रहता है, तो याद रखना है कि कोई काम करने में कोई वस्तु मदद किया जा रहा है तो वहाँ पे जो चिन्ह से होगा वो करण कारक का होगा, जबकि कोई वस्तु किसी से अलग हो रहा है और वहाँ पर जो से चिन्ह है वो अपदान कारक होता है। इसके अलावा देखेंगे अपदान के बाद संबंध कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है का, के, की। यहाँ पे काके की जो है ये किसी को संबंध को दर्शाता है। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में पूछेगा कि यहाँ पे कौन कारक है, तो यहाँ पे दशरथ के
यानी संबंध किससे है, दशरथ से है और के चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक होगा। या राम की पत्नी सीता थी, यहाँ पे राम और पत्नी में यह की जो चिन्ह है वो संबंध को दर्शाने में मदद करता है, इसलिए यह जो चिन्ह होगा या पूरा राम की होगा वो संबंध कारक होता है। तो याद रखना कहा कि की जो चिन्ह कहीं पे लगा हो वाक्य में तो वो संबंध कारक को दर्शाता है। इससे आगे कारक का जो भेद है वो अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक जिसका चिन्ह जो होता है में और पर होता है। अब इसमें किस तरीके से प्रश्न आएगा, जैसे नदी में नाव है, यहाँ पे चिन्ह में है और नदी में यानी नाव का जो आधार है, आगे नाव है कहाँ तो नदी में है, तो आधार को ऐसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह भी में है इसलिए नदी में जो हो जाएगा वो अधिकरण कारक होगा। पेड़ पर कौवा है, पेड़ पर कौवा है, अब यहाँ जो पेड़ पर है यानी कौवा कहाँ है, पेड़ पर है, इसलिए पेड़ पर भी ये अधिकरण कारक होगा। अंतिम में जो होता है 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक जिसको यदि किसी को बुलाया जाता है, हे करके कह के हम लोग किसी को बुलाते हैं, अरे कहकर किसी को बुलाते हैं, तो हे अरे हो कहकर किसी को बुलाते हैं, तो ये सारे जो शब्द हैं वो संबोधन कारक के होते हैं। इस तरीके से कारक से संबंधित प्रश्न को याद रखना है। इसके अलावा हम लोग समास को देखेंगे। समास से भी परीक्षा में कई सारे प्रश्न आते हैं, तो निश्चित तौर से याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है समास के कुल कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं और हम लोग एक सूत्र के माध्यम से इसको याद रखेंगे। अब तक दादा, ये जो सूत्र है इससे हम लोग याद रखेंगे। पहला जो हुआ है औ से हम लोग याद रखेंगे अब यही भाव समास। दूसरा ब से बहुब्री समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से फिर द्वंद्व समास। अब यहाँ पे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद अवयव होता है। जिस समास का पहला पद अवयव होगा उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, इस तरीके के जो शब्द हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। इसके बाद ब से बहुब्री समास, हम लोग योगरूच शब्द के बारे में चर्चा किए थे। और बहुब्री समास क्या होता है, जिस समासिक पद का अपना कोई पद प्रधान न होकर के किसी दूसरे पद की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम लोग बहुब्री कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, तो यहाँ पे लंबोदर जो होगा वो हो जाता है बहुब्री समास। इसी प्रकार से चक्रपाणी विष्णु जी को कहा जाता है, इसलिए चक्रपाणी जो होगा वो बहुब्री समास होगा। इसी प्रकार से वीणा पानी कहा जाता है सरस्वती जी को, तो यहाँ पे वीणा पानी भी जो होगा वो बहुब्री समास ही होता है। तो याद रखना है जिस समासिक पद का अपना पद प्रधान होकर किसी दूसरे पद की प्रधानता हो या दूसरा कोई अर्थ होता हो तो शब्द का, तो उसे हम लोग बहुब्री समास कहते हैं। तीसरा जो है समास वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या किससे जुड़ा होता है, तो याद रखना तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि स्नान घर, इसको हम लोग खंड करेंगे तो कह सकते हैं स्नान के लिए घर, यानी स्नान के लिए जो घर होता है उसे हम लोग स्नान घर कहते हैं। यानी कारक चिन्ह का जिसमें प्रयोग किया जाए उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजपुत्र है, इसको खंड करेंगे तो राजा का पुत्र होता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे शब्द हैं, तो ऐसे को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि खंड करें तो उसमें क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो, कारक चिन्ह आता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। क से याद रखना है कर्मधारय समास, यानी चौथा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें विशेषण और विशेष का प्रयोग हो या उपमा
या उपमेय का प्रयोग होता है। जैसे कि देखेंगे नील गाय, कर सकते हैं। नीला गाय को हम लोग नील गाय कहते हैं। गाय एक यहाँ पे संज्ञा है और ये नील जो है विशेषण है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। महात्मा, इसको खंड करेंगे तो महान आत्मा जिसके होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो महात्मा भी कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। पांचवा याद रखना द्विगु समास। द्विगु समास में याद रखना है जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो या संख्या हो। जैसे कि चौराहा, चौराहा में देखेंगे आगे चौ का अर्थ होता है यहाँ पे चार, यानी ये संख्या को दर्शाता है, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे पंचवटी, यहाँ पे 5 को दर्शाया जाता है, यानी 5 एक संख्या है और ये शब्द के पहले लगा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के शब्द को द्विगु समास कहते हैं। छठा और अंतिम जो है वो है द्वंद्व समास, यानी दौ से द्विगु और फिर दौ से द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का जो अर्थ होता है कि जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, यहाँ पे राधा का जितना महत्व है उतना ही महत्व कृष्ण का है। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। इसमें यह भी याद रखना है कि द्वंद्व समास का जो समासिक पद होता है उसके दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी डैश जो देते हैं उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं गौरी शंकर, यानी गौरी और शंकर, इस तरीके जो शब्द होंगे वो द्वंद्व समास होते हैं। इस तरीके के जो यहाँ पे हम अध्ययन किए हैं उसको निश्चित तौर पे क्या करना है, घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा में आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आसानी से हम लोग उसको हल कर सकते हैं।